दोस्तों मैं पूजा अग्रवाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का। जो अणुसंख्यक गुणधर्म में जो दो टॉपिक बचा था, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है और क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हिमांक का अवनमन। देखिए पहले हम समझेंगे कि हिमांक बिंदु क्या है, फिर उसके बाद हिमांक का अवनमन। हिमांक बिंदु क्या है? वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य साम्य उपस्थित रहता है उसे अर्थात जो ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था का वाष्प दाब होता है वो समान रहता है, उसे कहेंगे हम हिमांक बिंदु। अर्थात जो ठोस अवस्था का दाब होता है, वाष्प दाब होता है, वही द्रव अवस्था का भी वाष्प दाब रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ठोस अवस्था तो द्रव अवस्था में बदल जा सकती है और द्रव अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में। यही ना, हिमांक में क्या होता है कि जो द्रव अवस्था होती है वो ठोस अवस्था में बदल जाती है, यही तो होता है। फिर देखिए जो किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाने पर क्या होता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है और विलयन का जो क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो वाष्प दाब होता है वह क्वथनांक बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वाष्प दाब कम होता है तो इसका मतलब क्या है? विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो यही होता है। और ये भी बताया था कि जब अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा, बल्कि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक हो जाएगा लेकिन विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा? जो विलयन का हिमांक बिंदु है वो घट जाएगा। अब देखिए हिमांक बिंदु में क्या होता है? जो द्रव अवस्था होती है वो ठोस अवस्था में बदल जाती है, यही तो होता है। तो जब हम ठोस अवस्था पहले से ही मिला रहे हैं, देखिए ठोस विलेय को हम पहले से ही मिला रहे हैं, तो क्या होगा? हिमांक बिंदु को ज़्यादा अधिक ले ही नहीं जा पाएंगे, पहले से ही वो ठोस है। तो और ठोस में ही क्या बदलेंगे? हिमांक बिंदु में, हिमांक में क्या होता है? ठोस में ही तो बदलता है। तो इसका मतलब है तो पहले से ही ठोस है तो अधिक हमें हिमांक बिंदु करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए उससे क्या होता है? हिमांक बिंदु घट जाता है। ठीक है, अब देखिए जो टी एफ होता है, टी एफ नॉट के इसमें जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है देखिए वो अधिक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो अधिक होती है और विलयन का हिमांक बिंदु कम होता है। तो हम लिख सकते हैं, तो इसका सूत्र क्या आएगा? डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? टी एफ नॉट माइनस का टी एफ। देखिए क्योंकि ये अधिक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है, किसका? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है तो पहले उसे लिखेंगे, फिर माइनस में क्या लिखेंगे? विलयन का लिखेंगे, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे या विलयन का हिमांक बिंदु लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है हिमांक का अवनमन है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेल्टा टी एफ क्या है? ये है हिमांक का अवनमन है। ठीक है, यह है हिमांक का अवनमन। और टी एफ नॉट क्या है? यह है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। क्या है? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है ये, है ना। और ये क्या है? टी एफ, ये है विलयन का। ठीक है, ये क्या है? विलयन का हिमांक बिंदु है। हाँ, यदि अगर आप मान लीजिए यदि जो विलयन है वो जल है, यदि जो विलायक है वो जल है, विलायक यदि जल है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? हिमांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है। अगर क्वथनांक पूछे शुद्ध जल का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हिमांक बिंदु पूछ ले तो 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर बोलते यदि क्या, यदि विलायक क्या है? जो यदि शुद्ध विलायक जल है तो, यदि शुद्ध विलायक जल है तो क्या होगा? तो टी एफ बराबर ये, इसका मान क्या रखना पड़ेगा? 0, क्योंकि टी एफ नॉट का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा और माइनस का टी एफ। इसका मतलब ये है कि यदि आप डेल्टा टी एफ का मान यदि आप निकालते हैं
तो वही वैल्यू TF की होगी। मतलब जो हिमांक का अवनमन होगा वही विलयन का हिमांक बिंदु होगा, बस साइन विपरीत होगा, मतलब चिन्ह विपरीत होगा, मान उसका क्या होगा, समान होगा। ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा TF होता है मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, मूललता के। और जब मूललता का हम चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, KF आता है। अब KF क्या है, KF है हिमांक का अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये, है ना, और ये मूललता है। ठीक है। अगर हम KF जानना चाहें तो KF क्या हो जाएगा, यहाँ से KF निकालना चाहेंगे तो ये m मूललता इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपान m हो जाएगा। ये क्या है, मूललता है। अब देखिए जो डेल्टा TF इसका मान क्या होता है, इसका मान भी क्या होता है, केल्विन में ही होता है। तो इसका भी जो सेल्सियस नापेंगे केल्विन में ही नापेंगे। और इसका क्या होता है, मूललता का क्या होता है, मोल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, मोल पर किलोग्राम होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, ऊपर जाएगा ये किलोग्राम में हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, KF का मतलब KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, KF का ऐसा ही मात्रक। ठीक है। अब मैं बोल सकती हूँ ये देखिए ये ऐसा ही मात्रक हो गया। ठीक है। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। जब TF का मान ऐसे ही रहने देते हैं, KF हो गया। अब देखिए मूललता का सूत्र क्या होगा, मैंने मूललता का सूत्र इससे नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपसे। क्या होता है, W मतलब द्रव्यमान ग्राम में और अपान मोलर मास गुणे, अगर जो विलायक का द्रव्यमान है वो किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1000 और WN यदि ग्राम में दिया हो विलायक का द्रव्यमान, और ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। मोलर मास भी किसका होगा, विलेय का होगा। तो यही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद भी रखना है। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि KF क्या है, KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये। ठीक है। ये जो KF होता है वो मूललता पर निर्भर नहीं करता बल्कि विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इसकी मूललता इतनी है तो KF का मान क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा अपरिवर्तित रहता है। क्यों, क्योंकि ये मूललता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि यह मूललता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये मूललता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। और देखिए अब आप अगर देख सकते हैं, अब मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी लेकर आया है और आप ये अभी अच्छे से इसे समझते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि किसी वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम, मतलब जो जो वैल्यू दी गई है उसे आप गिवन दैट में करके लिख लीजिए। पहले आप डालिए गिवन दैट कि क्या क्या दिया है, पहले उसे लिखिए, फिर फॉर्मूला सहित आप सवाल में पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है। 1 ग्राम क्या दिया गया है, 1 ग्राम दिया है हमारा W भी दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि W भी क्या दिया है, 1 ग्राम दिया है। ठीक है। इसका मोलर क्या है, 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। ठीक है, तो 50 ग्राम बेंजीन दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, बेंजीन का मतलब W दे दिया है हमको। देखिए क्या दिया है, 50 ग्राम, यही विलायक है इसलिए हम क्या लिखेंगे, W क्या है, 50 ग्राम है। अब देखिए हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या दे दिया है हमें, डेल्टा TF की वैल्यू दे दी है 0.40 केल्विन। ठीक है। फिर बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक भी दे दिया है, मतलब KF की वैल्यू भी दे दी है हमें 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये दे दिया है। और विलेय का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है, मतलब ये पूछ रखा है AMW। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन
चलिए अब ये हम यही फार्मूला इसमें पुट करें, इस फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए फार्मूला क्या है, डेल्टा टी के बराबर क्या होता है, KF इंटू डब्लू द्रव्यमान विलेय का अपान मोलर मास विलेय का गुणे 1000 अपान क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए डेल्टा TF की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 0.40 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए KF की वैल्यू क्या है, 5.12 है गुणे WV क्या है, 1 है अपान मोलर मास क्या है, यही तो हमें डिराइव करना है, मतलब यही तो हमें देखना है। तो यहाँ देखिए 1000 अपान W क्या ये भी दिया है 50, मतलब W ये दिया है हम लोग को। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 आ जाएगा। फिर मोलर मास ज्ञात करना है तो इधर ले आइए आप, मोलर मास गुणे 5.12 गुणे 20 अपान 0.40, यही तो है। फिर देखिए अब ये क्या है, 1 0 से क्या होगा, ये दशमलव की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 51.2 गुणे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.4, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ऐसे चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 51.2 गुणे 512 गुणे 2 अपान 4। तो इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10 बटा 4। अब इसे हम भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, फिर 2 बचा 24, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो हमारा यही वैल्यू, यही आंसर आ जाएगा। MW क्या होगा हमारा 256 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा मोलर मास होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग के पास समय नहीं है, तो जो अगला वाला हम लोग पराशर दाब है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर आपको सवाल ना समझ में आए तो फिर अपने आप से लगाइएगा, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।